तो चलिए दोस्तों, अब अगली बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ बातचीत करेंगे इनकम की। तो इनकम से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम यहाँ पर वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर अब होगा क्या, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेंट रिसीव्ड इन कैश। रेंट रिसीव्ड इन कैश लिखा हो या सिर्फ लिखा हो कि कोई इनकम रिसीव की, बात एक ही है। जैसे रेंट रिसीव्ड इन कैश या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश लिखा तो भी एक बात है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख दिया तो भी इसका मतलब यही है कि हमने उसे कैश में रिसीव किया, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे सामने जो कहानी आती है वो ये आएगी कि इनकम जो है वो तो जब भी होगी तो क्रेडिट होगी। जैसे कि यहाँ पर कैश रिसीव हुआ, तो एक तो हो गया जी कैश, एक अकाउंट हो गया कैश और दूसरा हो गया रेंट, करेक्ट। तो कैश हमारा एसेट है, रेंट इनकम है। एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है। कैश एक एसेट है और एसेट बढ़ने पर मेरे दोस्तों डेबिट होता है, और रेंट हमारे लिए इनकम है, इनकम बढ़ने पर यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाएगी। तो जब हम बातचीत करेंगे अपने इस पहले आंसर की, तो जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहां पर मेरे पास जो पैसा आया वो 10,000 रुपये आया, रेंट रिसीव हुआ, हमने उस 10,000 को भी यहां पर दिखा दिया। ध्यान रखिए ये मैं के लिख रहा हूँ 1000 के लिए, बट आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरे नंबर्स लिखेंगे। उसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड, भले कैश नहीं लिखा लेकिन रिसीव्ड लिखा है तो कैश ही माना जाएगा। यहाँ पर भी वही कहानी आ गई, कैश हमारा एसेट है और एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पर इनकम है और ये इनकम भी इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। दैट मीन्स जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ये लीजिए, ये हमारी दोनों बातें यहाँ पर हो गई। ये था 5,000 का अमाउंट, करेक्ट। तो इन दोनों जगह पर हमने देखा कि इनकम जनरेट हो रही है। इनकम तो जब भी होगी वो क्रेडिट होगी, चाहे पैसा मिल जाए अभी, चाहे पैसा ना मिले। अगर मिल गया तो वो या तो कैश में मिलेगा या चेक के थ्रू मिलेगा, करेक्ट। तो चेक के थ्रू मिला तो वो पैसा बैंक में चला जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय चेक। अब डिविडेंड नाम की हमारी इनकम है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, उस पर हमें 4,000 रुपये का डिविडेंड मिल गया। तो भैया ये पैसा चेक के थ्रू जब मिला तो बैंक में ही पैसा जाएगा, बोलिए यस और नो। तो यानी यहाँ पर भी हमारा एक एसेट इंक्रीज हो गया, यानी कैश एट बैंक जो है वो इंक्रीज हो गया। तो बैंक नाम का एसेट बढ़ गया, बैंक नाम का एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है। और डिविडेंड रिसीव्ड नाम की हमारी ये आ गई इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड नाम की ये इनकम आ गई, इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, राइट। तो लीजिए हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, इधर आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट, ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये अमाउंट कितना हो गया जी, आइए देख लेते हैं। ये अमाउंट हो गया 4,000 रुपये। सो वेरी वेरी इजी, ठीक है जी। ये भी काम हमारा यहाँ पर हुआ समाप्त। अब यहाँ पर हमने जो बात की ये है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब एडवांस मिल जाने का मतलब ये है कि वो इस साल का नहीं मिला, आने वाले साल का मिल गया। तो जब भी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, हम कहते हैं कि हमारी इस साल की इनकम नहीं है, साल के अंत में मान लीजिए हमने आने वाले साल के लिए कोई पैसा रिसीव कर लिया, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। इसके लिए अभी सर्विसेज देनी बाकी है, यानी हमने वो पैसा एडवांस में ले लिया, अभी वो जो भी प्रॉपर्टी हमारी है अभी उसे किराए पर दिए रखना पड़ेगा, और वो किराए पर हमने जब दी है तो उसके पास आने वाले समय के लिए भी वो उसकी सर्विसेज हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने पैसा हमें एडवांस में दे दिया है। इन एनी केस जब हमारे पास ये पैसा आएगा तो कैश बढ़ गया, लेकिन क्योंकि ये रिसीव्ड इन एडवांस है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लायबिलिटी बन गई। यहाँ पर ये हमारी इनकम नहीं बनी, यहाँ पर वो हमारी एक लायबिलिटी बन गई। कैसे लायबिलिटी बन गई कि मेरे पास
कैश तो आ गया जी बिजनेस में, एसेट हमारा ये बढ़ भी गया, एसेट बढ़ने पर डेबिट भी होगा, लेकिन जो ये रिसीव हुआ है ये हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब अभी आने वाले समय में हमें इसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। सर्विसेज देनी बाकी है तो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, इसीलिए लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, राइट। तो जो पैसा हमने एडवांस में रिसीव कर लिया ये पैसा अभी हमने कमाया नहीं है, इसीलिए इसे अनअर्न्ड भी कहा जाता है। अर्नड हो गया कमाया हुआ, अनअर्न्ड जो अभी कमाया नहीं है, यानी अनअर्न्ड इनकम बन गई। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये एक अनअर्न्ड रेंट है। यानी जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो आप रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट भी लिख सकते हैं, और चाहें तो उसकी जगह अनअर्न्ड रेंट लिखेंगे, वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो जो पैसा हमने एडवांस में रिसीव किया, कैश तो हमारे पास आ ही गया, कैश अकाउंट तो डेबिट हो ही गया। कैश अकाउंट बढ़ने से ये जब डेबिट हुआ तो बढ़ने पर ये डेबिट हुआ कैश अकाउंट, तो ये आया 5,000 रुपये। हमने ये 5,000 यहाँ लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद ये आ गया जी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये 5,000 रुपया हमारे पास एडवांस में आ गया। तो ये पॉइंट नंबर 4 भी हमारा यहाँ पर कवर हुआ। आइए चलें अगले पॉइंट पर। ये देखिए अगले क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन भी वही है, यानी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो चाहे आपके सामने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आ जाए, चाहे अनअर्न्ड कमीशन आ जाए, माय डियर फ्रेंड्स बात तो वही है, करेक्ट। तो यानी सेम रूल यहाँ पर लग जाएगा। हमने कैश रिसीव किया कमीशन के लिए, लेकिन ये कमीशन इस बार की इनकम नहीं है, आने वाले साल की इनकम हमने पहले ही रिसीव कर ली। तो ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन। ये है जी अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। ये 4,000 रुपये हमारे लायबिलिटी के रूप में आ गए। तो जो ये कैश बढ़ा, ये कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो गया। जो अनअर्न्ड कमीशन है हमारी, ये अनअर्न्ड कमीशन हमने कमाई नहीं मगर पहले रिसीव कर ली, ये बन गई हमारी लायबिलिटी। इसके अगेंस्ट अभी सर्विसेज देनी बाकी है, राइट। तो चलिए अगला पॉइंट लेके चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड 5,000 आउट ऑफ विच ₹1,000 इज इन एडवांस। अब वो कह रहे जी हमने टोटल 5,000 रिसीव किए, लेकिन उसमें से 1,000 आने वाले साल का हमें पहले ही मिल गया। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। हमने कहा कि टोटल कमीशन हमारी कितनी थी, कमीशन जो हमने रिसीव कर ली, कमीशन के अगेंस्ट जो रिसीव हमने अमाउंट किया वो था जी 5,000। यानी 5,000 का कैश जो था वो बढ़ गया, कैश यानी एसेट वो बढ़ गया। लेकिन अब जो भी कमीशन हमने ये रिसीव कर ली है, ये 5,000 रुपया, इसमें से कुछ तो जो है वो हमारे करंट ईयर के लिए है, करंट ईयर की इनकम है, और कुछ हमारा रिसीव्ड इन एडवांस है। कुछ क्या है, फॉर नेक्स्ट ईयर हमें वो पहले ही मिल गई, फॉर नेक्स्ट ईयर वो हमें पहले ही मिल गई। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट करंट ईयर है, ये है जी फॉर नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर के लिए हमें यहाँ पर मान लीजिए क्या लिखा था, 1,000 हमें एडवांस में मिला था। तो 1,000 जो हमें एडवांस में मिला था यहाँ पर, वो तो हमने लायबिलिटी दिखा देना है। इसका मतलब 4,000 हमारा करंट ईयर के लिए ही है। तो करंट ईयर के लिए 4,000 रुपया, करंट ईयर के लिए 4,000 रुपया, और आने वाले साल के लिए 1,000 रुपया हमें पहले ही मिल गया। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कहानी आ गई 4,000 रुपये, ठीक है। ये आ गई 4,000 की कहानी। ये 4,000 हमारी करंट ईयर के लिए ही कमीशन आई, तो ये कमीशन हमारी इनकम मान ली जाएगी। हमारी ये इनकम इंक्रीज हो गई, और कमीशन इंक्रीज होने पर, इनकम इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। वेरी वेरी सिंपल। फिर फॉर नेक्स्ट ईयर 1,000 हमें जो मिल गया है,
ये हमारी अनअर्न्ड कमीशन बन गई, ये हो गई अनअर्न्ड कमीशन। ये अनअर्न्ड कमीशन जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ये हमारी यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से जब हमें एंट्री करनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, कैश डेबिट कर दिया जाएगा। कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितने से डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट हमने डेबिट किया पूरे 5,000 रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले क्या आएगा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारी इस साल की जो है वो 4,000 रुपये की इनकम है, वो हमने इंक्रीज इन इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारी अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन जो है माय डियर फ्रेंड्स ये हमारी लायबिलिटी है, 1,000 हमने उसे इसीलिए क्रेडिट कर दिया। तो एक एसेट, एक इनकम और एक लायबिलिटी, इस सारा का सारा हमारा काम यहाँ पर हुआ समाप्त। ये था पॉइंट नंबर 6। ठीक है जी। तो 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब अगली कहानी आती है कि अगर इंटरेस्ट हमारा इस बार का ड्यू है, यानी हमें मिल जानी चाहिए थी इनकम मगर अभी रिसीव नहीं हुआ, हम इसे कहते हैं अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट, राइट। तो सीधी सीधी बात है, अगर कोई मेरी इस साल की इनकम है तो भैया वो इनकम तो किसी भी हाल में क्रेडिट होनी ही होनी है। मान लीजिए इंटरेस्ट नाम की हमारी इनकम है, तो इनकम तो किसी भी हाल में क्रेडिट होनी है क्योंकि वो करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की हमारी इनकम जो है वो तो क्रेडिट होनी ही होनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसके लिए पैसा मिल गया, पैसा रिसीव हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कि पैसा ना मिला। अगर पैसा मिल गया, रिसीव हो गया, तो या तो कैश बढ़ेगा, कैश नाम का एसेट, और या फिर बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। अल्टीमेटली यहाँ से भी एसेट में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी एसेट में ही इंक्रीज हो रहा है, दोनों बातें बराबर है। लेकिन अगर वो पैसा न मिला, यानी वो पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो ये वो इनकम है जो हमने कमा तो ली मगर मिली नहीं। ये है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अभी तक पैसा मिला नहीं है, लेना बाकी है, और लेना बाकी है तो भैया एसेट, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस साल की इनकम अक्रू तो हो गई मगर वो मिली नहीं। इस साल का इंटरेस्ट का अक्रूवल तो हो गया मगर वो पैसा मिला नहीं, इसे कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। तो किसी भी हाल में जब कैश या बैंक के थ्रू पैसा आ जाएगा तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, राइट। और क्रेडिट तो इनकम होनी होनी है। अगर पैसा हमें न मिला तो लेना बाकी है, अक्रूड इंटरेस्ट नाम का एसेट बन जाएगा। लेना बाकी है तो भैया एसेट बढ़ रहा है, लेना बाकी है तो एसेट है, ये भी डेबिट हो गया, राइट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो बड़ी साधारण सी बात हो गई यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी बात कि अगर आपको कैश मिल गया, अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हो गई, तो उस केस में कैश अकाउंट आपने डेबिट कर दिया या फिर बैंक अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, दोनों में से किसी में भी पैसा आपके पास आ सकता है, वो आपने डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट तो इनकम है तो इंटरेस्ट को आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो इधर कैश या बैंक नाम का एसेट बढ़ा इसीलिए आपने डेबिट किया, उधर इंटरेस्ट नाम की इनकम आपकी इंक्रीज हो गई इसीलिए आपने उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इसीलिए आपने उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि आपके पास मान लीजिए इंटरेस्ट का पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ, यानी हमने अभी तक इंटरेस्ट का पैसा, हालांकि वो इस साल की इनकम थी मगर हमने वो पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया। अगर नहीं किया इसका मतलब कैश तो आया नहीं मगर है तो वो करंट ईयर की इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि आपकी इनकम है इसीलिए इनकम तो भैया क्रेडिट होगी ही होगी। इनकम इंक्रीज होगी
तो उसने क्रेडिट होना ही होना है, किसी भी हाल में उसने क्रेडिट होना है, जैसे कि यहाँ क्रेडिट हुई थी। इधर फर्क ये था कि यहाँ पैसा आ गया था तो एसेट बढ़ गया, और यहाँ पैसा जब नहीं आया तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट भी हमने जो अकाउंट बनाया, हमने कहा कि ये पैसा लेना बाकी है, और लेना बाकी है तो ये भी हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है, करेक्ट। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली जब मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्री देखी, हमारे सामने यहाँ पर जर्नल एंट्री आई, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। 4,000 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू है बट वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है जी। इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ, तो हमने क्या लिखना है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अक्रूड इंटरेस्ट नाम का एसेट हमारा बढ़ गया, इसीलिए हमने उसे कर दिया है डेबिट। 4,000 रुपये से हमने उसे डेबिट कर दिया है, और टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये 4,000 रुपये की हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई, करेक्ट। ये आ गया जी पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे सामने है। अच्छा, अब चाहे उसने लिखा क्या, उसने लिखा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो भी एक ही बात है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और दूसरा है अक्रूड इंटरेस्ट, वो भी एक बात है। तो अगर इनकम के रूप में उसने दिखा दिया अक्रूड कमीशन, तो भी सेम बात है। अगर लिख दिया कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो भी एक बात है। क्या ये बात समझ में आई? तो 2500 रुपये की कमीशन अर्नड है, अक्रूड कमीशन है, राइट। अब कमीशन के लिए भी सेम एंट्री आएगी, सेम तरीका आएगा, बिल्कुल सेम तरीका। तो हम कहेंगे क्या कि कमीशन तो भैया हमारी इनकम है, चाहे अभी वो पैसा मिल गया उसके अगेंस्ट या नहीं मिला, इन एनी केस कमीशन तो हमारी इनकम है, और इनकम बढ़ने से क्रेडिट होती है, राइट। लेकिन ये पैसा अभी लेना बाकी है तो एसेट, इसीलिए हमने इसे अक्रूड कमीशन अकाउंट को कर दिया है डेबिट, करेक्ट। तो वेरी वेरी सिंपल पॉइंट इज दिस, ठीक है जी। इसी के साथ हमारी ये इनकम की कहानी भी, ये लास्ट ही पॉइंट था, 2500 रुपये, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारा लास्ट ही पॉइंट था, तो ये हमने 2500 रुपये ये लिख दिया, ठीक है जी। ये हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है और ये हमारी इनकम। तो सारी की सारी जो भी जर्नल एंट्रीज हैं वो एक ही पेज पर भी आपके सामने आ गई, ताकि आप उसे आसानी से फटाफट से उसे चेक कर पाएँ। इसीलिए एक स्लाइड के अंदर भी मैंने आपको यहाँ पर ये लिख कर दिखा दी है, ठीक है। रीजनिंग भी यहाँ पर वैसे शॉर्ट में साथ में दी है, बाकी आपको समझा दिया गया, दिस विल हेल्प यू। तो अब आती है कहानी लायबिलिटी की। लायबिलिटी भी जब इंक्रीज होती है तो भैया क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, ये बातें हमने सीखी हुई हैं, राइट। अब लायबिलिटी कैसी हो सकती है, आइए ज़रा जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। लिखा जी, लोन टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, 50,000 रुपये का हमने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है। तो पंजाब नेशनल बैंक से जब हमने लोन लिया तो हमारे पास सबसे पहले बैंक वाले क्या करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसा डाल देंगे। तो एक जो अकाउंट खुला है वो तो है जी बैंक, बैंक एसेट है, कैश एट बैंक हमारा बढ़ गया, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है, राइट। और इसके अलावा ये क्या है, बैंक के द्वारा दिया गया लोन, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गई। बैंक लोन के नाम की लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, बढ़ने पर लायबिलिटी क्रेडिट होती है, वेरी वेरी सिंपल। सो यहां पर कहानी क्या आ गई जी, यहां पर कहानी हमारे सामने ये आ गई कि बैंक में पैसा बढ़ गया, हमने उस बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये आ गया जी हमारा 50,000 रुपया, ठीक है जी। 50,000 रुपीज़ का हमारा बैंक में अमाउंट बढ़ गया, और ये हो गया इसका काम तमाम। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ चल पड़ते हैं। और लिखा क्या है यहाँ पर, लिखा है बोरोड कैश फ्रॉम इक्विटाज लिमिटेड, बोरोड कैश फ्रॉम इक्विटाज लिमिटेड। अब ऊपर वाले में बैंक से लोन लिया था तो बैंक वाले कभी कैश में नहीं देते आपको लोन, वो आपका अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। लेकिन किसी भी और कंपनी से हम कैश में भी पैसा ले सकते हैं। तो हमें इक्विटाज लिमिटेड से जब लोन मिला, इस बार हमने बोरो किया, ठीक है ना, लोन टेकन का मीनिंग भी वही है,
और बोरोड का मतलब भी वही है, बोरो करना यानी उधार लेना। तो हमने कैश बोरो कर लिया, इसका मतलब इस बार हमारे पास कैश आया। तो पहला जो अकाउंट है मेरे दोस्त वो तो बना कैश का। कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो गया, और एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है, राइट। और इसके अलावा हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इक्विटास लिमिटेड की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, वेरी वेरी सिंपल। तो इधर हमारे पास कैश बढ़ा, पहले क्या था बैंक नाम का एसेट बढ़ा था, इस बार कैश बढ़ा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटास लिमिटेड, टू इक्विटास लिमिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटास लिमिटेड, यहां पर 10,000 रुपए का हमारे पास कैश आ गया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो अब अगली कहानी आ गई, रिटर्न लोन ऑफ इक्विटास लिमिटेड। हमने इक्विटास लिमिटेड से जो 10,000 का लोन लिया था उसे वापस कर दिया। अब जरा सोचिए, जब लोन लिया था तो लायबिलिटी बढ़ी थी, और अगर अब लोन का पैसा वापस कर दोगे तो क्या लायबिलिटी घट जाएगी या नहीं घट जाएगी? बिल्कुल घट जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इधर हमारी लायबिलिटी घट गई है। इधर हमने देखा कि इक्विटास लिमिटेड की तरफ जो हमारी लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटी हमारी घट गई। अब लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो दोस्तों डेबिट होती है, लायबिलिटी रिड्यूस होने पर हमने डेबिट कर दी, और जाहिर सी बात है जब डेबिट करी है तो लायबिलिटी कम की है, लायबिलिटी कम तभी होगी जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे। तो कैश नाम का एसेट भी तो रिड्यूस हो जाएगा, और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट कर दिया जाता है। सो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री बन जाएगी इक्विटास लिमिटेड डेबिट। क्यों डेबिट कर दिया? क्योंकि इक्विटास लिमिटेड की तरफ जो हमारी लायबिलिटी बनती थी अब वो लायबिलिटी घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि उसका रीज़न क्या है, हमारे पास से हमने कैश पे कर दिया। कैश पे कर दिया तो एसेट रिड्यूस हो गया, और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। मैं एक एक चीज़ की आपको रीजनिंग बताता हुआ चल रहा हूँ, तो उन रीजनिंग के बिना आप कोई ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज नहीं करेंगे। हर चीज़ का रीज़न आपको मालूम होना चाहिए, ओनली देन यू विल राइट दैट जर्नल एंट्री। हर चीज़ की रीजनिंग सॉलिड आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर लिखा जी पेड इंटरेस्ट ऑन पंजाब नेशनल बैंक लोन। अब पीएनबी से हमने लोन लिया, उस लोन पर हमने इंटरेस्ट पे किया, तो लोन एक लायबिलिटी है, लेकिन उस लोन पर जो हमने इंटरेस्ट दिया वो हमारा खर्चा है। तो जब क्वेश्चन में लिखा आ गया कि हमने उस पर इंटरेस्ट को पे किया है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पंजाब नेशनल बैंक लोन, तो माय डियर फ्रेंड ये इंटरेस्ट का हमारा खर्चे का अमाउंट हो गया। ये इंटरेस्ट हमारा खर्चे का अमाउंट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन पीएनबी लोन, इंटरेस्ट ऑन पीएनबी लोन अकाउंट डेबिट। हमने इसे कर दिया डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी पे किया जाता है बैंक के थ्रू किया जाता है। हमने इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो हमारा खर्चा बढ़ गया, और बैंक से पैसा चला गया, बैंक नाम का एसेट रिड्यूस हो गया। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और एसेट घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जो जर्नल एंट्री बनी वो बनी इंटरेस्ट ऑन पीएनबी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2,000 रुपये का हमने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया। तो 2,000 रुपये का ये इंटरेस्ट खर्चे के रूप में डेबिट कर दिया। खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि, और जब दिया है तो बैंक अकाउंट में से ही पेमेंट की होगी, इसके कारण हमारा कैश एट बैंक रिड्यूस हो गया। और बैंक एक एसेट है, एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। एक एक चीज़ का, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ का भी रीज़न बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। हर रीज़न बिल्कुल सॉलिड करके ही आगे बढ़िएगा, राइट। चलिए अब चलता हूँ आगे। लिखा है पेड ₹10,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹15,000, यानी 15,000 रुपये का उसका अकाउंट बनता था। मोहन का अकाउंट बनता है 15,000 का, हमने उसमें से 10,000 रुपये दिए। ये ऑन अकाउंट पेमेंट की है, इसका मतलब अभी बचा हुआ है 5,000 रुपये। 15,000 में जो लाइबिलिटी हमारी टोटल थी उसमें से 10,000 हमने ऑन अकाउंट पे किया। तो 15,000 में से 10,000 पे कर दिए तो भैया 5,000 बाकी है, राइट। इसका मतलब हमने यहाँ पर एंट्री 15,000 की नहीं, केवल 10,000 की करनी है। तो 10,000 की हमने यहाँ पर पेमेंट जब की
तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? हमने कहा जी मोहन को हमने पे करना था, मोहन की तरफ हमारी लायबिलिटी बनती थी, तो मोहन का जो लोन अकाउंट था हमने उसको पे कर दिया। लायबिलिटी घट गई और लायबिलिटी घटने पर डेबिट होती है, इसीलिए हमने मोहन के अकाउंट को यहाँ पर 10,000 रुपये से डेबिट किया, हालांकि 15,000 रुपया टोटल हमने उसका देना था। ये मोहन्स अकाउंट भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेशली मोहन का लोन तो लिखा नहीं है, बट ये लिखा है उसका अकाउंट बनता है, हमने उसका इतना पैसा दिया। तो चाहे आप मोहन अकाउंट लिख देते मोहन्स अकाउंट, या खाली मोहन लिख देते मोहन डेबिट, तो भी ठीक होता। मोहन्स लोन लिख दिया तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारा एसेट यहां पर रिड्यूस हो गया। एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है, तो ये लीजिए कैश अकाउंट को हमने 10,000 से यहां पर कर दिया है क्रेडिट। राइट, सारी रीजनिंग समझ में आ गई अच्छी तरह से? दोबारा सुन लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगला पॉइंट, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। अब टेनेंट कौन होते हैं जी? हमारे किराएदार। किराएदारों से हम पहले ही कुछ ना कुछ एडवांस लेके चलते हैं, और हमने उनसे यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने अपने टेनेंट से लिया है 60,000 रुपया। ठीक है जी, 60,000 रुपये का डिपॉजिट है। तो जब वो किराएदार हमारा ये घर छोड़ के जाएंगे, हम उस समय उनका ये डिपॉजिट वापस कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, उस समय हम उनका ये डिपॉजिट वापस कर देंगे। लेकिन जब तक ये पैसा हम उन्हें वापस नहीं करते, तब तक तो हमारी लायबिलिटी बनी हुई है। इसीलिए डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स हमारी एक लायबिलिटी बन जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। लेकिन क्योंकि पैसा हमने रिसीव कर लिया, तो कैश तो यहां पर हमें मिल ही गया। तो दो अकाउंट यहां पर बनेंगे, एक बना जी कैश अकाउंट और एक बना सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। राइट, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। यहाँ पर कैश हमारा एक एसेट है, कैश हमारा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने पर यहाँ पर डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री की जब आप बात करोगे तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स अकाउंट। ठीक है जी, फ्रॉम टेनेंट्स अकाउंट। तो जो ये सारा का सारा पैसा हमें मिला, ये क्या है? 60,000 रुपया। ये सारा का सारा हमारी लायबिलिटी है। जब भी वो छोड़ कर जाएंगे, जब भी वो छोड़ कर जाएंगे, तब हम क्या करने वाले हैं? तो ये हम अपने किराएदारों का पैसा वापस करने वाले हैं। राइट, चलिए अब आगे क्या लिखा है? लिखा है ऑनर्ड अवर लायबिलिटी। लायबिलिटी को ऑनर करने का मतलब होता है कि हमने उस लायबिलिटी की रीपेमेंट कर दी। तो ऑनर्ड अवर लायबिलिटी इन फेवर ऑफ प्रशांत बाय कैश। हमने प्रशांत का पैसा देना था, हमने अपनी लायबिलिटी को ऑनर कर दिया, यानी हमने अपनी देनदारी का भुगतान कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो ऑनर कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी, और प्रशांत की तरफ हमारी लायबिलिटी बनती थी, तो हमने उसे कैश के द्वारा ये भुगतान किया। राइट, कैश से हमने उसकी पेमेंट की। तो मेरी लायबिलिटी बनती थी प्रशांत की तरफ, तो मैं लिखूंगा प्रशांत, या लिखूंगा प्रशांत अकाउंट, या तो खाली प्रशांत अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो कि मेरी लायबिलिटी प्रशांत की तरफ बनती थी, वो लायबिलिटी घट गई, लायबिलिटी घटने पर डेबिट होती है, 10,000 रुपये से हमने डेबिट कर दिया। और कैसे लायबिलिटी घटी? हमने ज़रूर उसको पेमेंट की होगी, पेमेंट की है कैश में। कैश नाम का एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है, और एसेट रिड्यूस होने पर माय डियर फ्रेंड्स क्रेडिट होता है, इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया? 10,000 रुपये को यहां पर लिख दिया क्रेडिट में। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? फिर अगली कहानी हमारे पास आ गई, ऑनर्ड अवर लायबिलिटी इन फेवर ऑफ सुमित बाय चेक। 5,000 की लायबिलिटी सुमित की तरफ थी, वो हमने चेक से पे कर दी, 5,000 रुपये की लायबिलिटी। तो फिर से वही कहानी, इस बार हमारी लायबिलिटी सुमित की तरफ बनती थी, हमने सुमित्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। सुमित्स अकाउंट डेबिट, सुमित्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, लायबिलिटी यहां पर भी बनती थी, लायबिलिटी हमारी यहां पर भी रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी रिड्यूस होने पर डेबिट होती है।
और बैंक के द्वारा ये जो हमारा एसेट था वो रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस होने पर यहाँ क्रेडिट होता है, करेक्ट। तो सुमित्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने यहाँ पर कितना अमाउंट था जी, 20,000 का, 5,000 का। तो ये लीजिए 5,000 रुपए की हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी। सुमित की तरफ जो लायबिलिटी बनती थी वो घट गई, इसीलिए उसे डेबिट किया। और पेमेंट की है तो ज़रूर हमारा एसेट भी रिड्यूस होगा। कैश अगर रिड्यूस हुआ तो कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है, और अगर चेक से पैसा दिया जाए तो बैंक अकाउंट का जो हमारा अमाउंट है वो घट जाता है। कैश एट बैंक हमारा एसेट है, और एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं मेरे दोस्तों अपनी अगली कहानी पर, देखें क्या लिखा है यहाँ पर। रिसीव्ड ₹15,000 एज लोन फ्रॉम मंजू। पहले रिसीव किया, ठीक है जी, पहले मंजू से हमने लोन रिसीव किया। एंड फिर लिखा है एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू आवर बैंक अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक। तो पहले जब लोन रिसीव किया तो रिसीव करने की एंट्री करो, फिर उसे बैंक में जमा कराने की एंट्री करो। तो यहाँ पर दो अलग अलग एंट्रीज होने वाली हैं, एक एंट्री से काम नहीं चलेगा। तो पहले हमने मंजू से पैसा लिया, लोन लिया, तो इसकी एंट्री होगी 15,000 की, और फिर उसे बैंक में जमा करवाने की एंट्री होगी। आइए ज़रा इसे ध्यान से देख लेते हैं। तो पहला पार्ट वो ये 9th का एक पार्ट आया कि हमारे पास कैश आ गया, राइट। कैश आ गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट। क्यों जी? क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है। 15,000 रुपए का हमारा ये अमाउंट आया, कैश अकाउंट हमने 15,000 रुपए से डेबिट कर लिया। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि मंजू ने हमें लोन दिया, और ये हमारी लायबिलिटी बन गई। ये बन गया मंजूज लोन अकाउंट। मंजूज लोन अकाउंट, 15,000 रुपए का लोन आ गया। अब लोन एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है। लेकिन हम यहीं पर रुके नहीं, जर्नल एंट्री एक और करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो भी पैसा आपके पास कैश आया आपने उसको बैंक में जमा करवा दिया। तो अब दो अकाउंट होते हैं, एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट घट गया। कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे बैंक में जमा करवा दिया गया। तो 15,000 रुपया बैंक में जब जमा करवाया वो कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और जेब से चला गया कैश। 15,000 रुपये का जेब से कैश चला गया, तो जो कैश हमारा एसेट रिड्यूस हुआ उसे तो कर दिया क्रेडिट, लेकिन जो बैंक में जमा हुआ एसेट वो कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट। क्या ये बात सभी को समझ में आई? तो जो एसेट बढ़ा उसे डेबिट कर दिया, और जो एसेट घटा हमने उसे यहाँ पर कर दिया क्रेडिट। और इसी के साथ सारी की सारी लायबिलिटीज़ का काम भी यहीं पर हो गया समाप्त, राइट। तो ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो जो जो रीजंस मैंने आपको यहाँ पर बताए वो सारे के सारे रीज़न भी यहाँ पर सभी के सामने लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब जो है ये हमने तो मोहन वाला काम कर ही लिया था, अब ठीक है। तो मोहन वाली कहानी वो समझाई हुई है इस पेज पे। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं वो सारी आपको नज़र आ ही रही हैं, राइट। अब एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, लायबिलिटी ए हो गया, एल आई का एल और आई हो गया। अब बचा क्या? सी, और वो है कैपिटल। तो अब कैपिटल से जुड़े सारे के सारे काम करने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लेना कि प्रोपराइटर जो है बिजनेस का, जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? वो बिजनेस में पैसा लगाएगा। वो जो पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाती है। बिजनेस के लिए तो दोनों ही लायबिलिटी है, चाहे हम बाहर से लोन ले लें कोई, या बिजनेस के मालिक ने जो पैसा लगाया वो, बिजनेस के लिए तो दोनों लायबिलिटी है। ये एक इनसाइडर की लायबिलिटी है, बाकी आउटसाइडर की लायबिलिटी है। अब ये जो इनसाइडर है ये बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से ला सकता है? सबसे पहली बात, कब कब ला सकता है? पहली बार वो पैसा तब लाएगा जब बिजनेस की शुरुआत करनी होगी,
राइट। बिगिनिंग करते वक्त वो पैसा जो लेकर आएगा वो बिगिनिंग करते वक्त तब लेकर आएगा टू स्टार्ट द बिजनेस, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस भी पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस समय जब वो पैसा लेकर आएगा या कोई भी चीज़ लेकर आएगा कैपिटल के रूप में, वो एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल है क्या चीज़? तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर यानी बिजनेसमैन। और ये कब ला सकता है, क्यों लाएगा? पहले टू स्टार्ट द बिजनेस, बिगिनिंग करने के लिए, या फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस वो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। ये एडिशनल कैपिटल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लेकर आएगा। अब बिजनेसमैन ने कहा जी मेरे पास तो कैश 4 लाख रुपए, हम कहते हैं ले आओ भाई, रखो यहाँ पर। वो कैश ला के बिजनेस में डाल देता है। हमने कहा ठीक है जी, कैश आ गया, ये बिजनेस का हो गया, और बिजनेस ने आपका ये पैसा वापस देना भाई, दे देंगे। अच्छा जी, उसके अलावा वो पैसा चेक से भी ला सकता है, कोई ना कोई तो एसेट ला के देगा। तो अगर वो कैश लाया तो बिजनेस का कैश हो गया, और हम कहेंगे ठीक है जी आपका पैसा हमने वापस करना है, राइट। उसी तरह से चेक के थ्रू पैसा आया, चेक के थ्रू जो पैसा आया वो पैसा बैंक में गया, बिजनेस का बैंक अकाउंट, पैसा बढ़ गया, लेकिन हम कहेंगे ये भी पैसा हमने अल्टीमेटली बिजनेसमैन को देना है, तो ये उसकी कैपिटल है। तो चाहे वो कैपिटल लाए कैश के थ्रू, चाहे वो चेक लेकर आए, हम तो कहेंगे हमने तुम्हारे कैश के भी 4 लाख रुपए देने, और कैपिटल जो तुम चेक से पैसा लाए हो वो भी 3 लाख रुपए देने। और बिजनेस में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहे भाई नई बिल्डिंग क्या खरीदनी, मेरी ऑलरेडी एक पर्सनल बिल्डिंग है, मैं उसी को बिजनेस में ले आता हूं। तो उसने ना कैश लगाया ना चेक दिया, अपनी पर्सनल बिल्डिंग में ही उसने कहा जी मैं अपना बिजनेस करूंगा शुरू। यानी वो जो 10 लाख रुपए की बिल्डिंग थी वो अब बिजनेस की हो गई, और उस वैल्यू को, उस 10 लाख रुपए को हम कहेंगे ठीक है जी हमने बिजनेसमैन को वापस देने, राइट। मान लो उसकी एक पुरानी मोटर वैन थी, उसने कहा चलो इसका इस्तेमाल भी बिजनेस में कर लें। अब वो मोटर वैन भी बिजनेस में आ गई, ये 3 लाख रुपए की मोटर वैन भी बिजनेस में आ गई, बिजनेस में एसेट आ गया, ये मोटर वैन बिजनेस की हो गई। लेकिन अल्टीमेटली ये किसने लगाई है? बिजनेस के मालिक ने, बिजनेसमैन ने लगाई है। तो हमने ये वैल्यू भी, बिजनेस बोलेगा हमने ये वैल्यू भी आपको देनी है। तो 10 और 3 13, ये जो थी दोनों चीजें, चाहे वो कैश से लगाए चाहे चेक से लगाए, इसे बोलते हैं कैश, कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश। और अगर वो कैश या चेक के अलावा कोई बिजनेस में एसेट लेकर आ जाता है उसे बोलते हैं अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा। तो टोटल कैपिटल हम कितनी बोलेंगे उसकी हो गई 4 लाख कैश, 3 लाख बैंक में लाया, 13 लाख रुपए में 10 लाख की बिल्डिंग और 3 लाख की मोटर वैन लाया। तो टोटल मिला के हमारी उसकी तरफ देनदारी कितनी बनी? 20 लाख रुपए की, जिसमें 4 लाख का कैश हमने उसका देना है, 3 लाख के चेक का अमाउंट जो उसने दिया वो देना है, और 10 और 3 13 मिला के बिल्डिंग और मोटर व्हीकल का 13 लाख रुपया देना। तो मिलाकर 20 लाख रुपए की उसकी टोटल कैपिटल बन गई, राइट। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग करते समय क्या करते हैं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। हम अपने आप को क्या ट्रीट करने वाले हैं? वी विल ट्रीट आवर सेल्व्स एज अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन। ये बातें हमने पहले सीखी हुई हैं, राइट। तो अब बिजनेस में जब वो पैसा लेकर आ रहा है, कैश लाया, तो कैश नाम का एसेट बढ़ गया 4 लाख रुपए से। उसने चेक से पैसा लगाया तो बैंक में भी पैसा आ गया, बैंक हमारा बिजनेस का बढ़ गया 3 लाख रुपए से। उसने अपनी पर्सनल बिल्डिंग लाके बिजनेस में लगा दी, वो बिल्डिंग बढ़ गई 10 लाख से। उसने अपना मोटर व्हीकल, मोटर वैन 3 लाख की लगा के लगा दी, वो हमारा एसेट बढ़ गया। मिला करके 20 लाख के एसेट्स हमारे बढ़ गए, राइट। लेकिन ये अब एसेट तो बिजनेस के हो गए, बट इसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 20 लाख रुपए हमने किसको देने? हम कहेंगे जी बिजनेस के मालिक ने लगाए हैं, हमने उसको देना है। तो उसका टोटल अमाउंट जितना देना है वो कहलाती है कैपिटल। और कैपिटल इंक्रीज होने पर माय डियर फ्रेंड्स क्रेडिट होती है, और इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया टोटल 20 लाख रुपए से। तो अगर सिर्फ कैश लगाता तब क्या जर्नल एंट्री होती? हाँ जी, अगर वो सिर्फ कैश लगाता तो हम कहते ये लो जी कैश अकाउंट डेबिट,
टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। एक तरफ कैश नाम का एसेट बढ़ गया इसीलिए डेबिट कर दिया, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गई, हमने तुम्हारा पैसा देना है, हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। वेरी वेरी सिंपल। अब मान लीजिए उसने ये पैसा लगाया चेक के द्वारा, 3 लाख रुपया उसने चेक के द्वारा लगाया, तो हमने कहा ठीक है जी, वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा हो गया। 3 लाख रुपए का हमारा यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो गया, और एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है। लेकिन ये पैसा उसी बिजनेस के मालिक का है, बिजनेस को हमने, बिजनेस के मालिक को बिजनेस ने पैसा देना, ये उसकी कैपिटल है, और कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है। हमने 3 लाख रुपए उसकी कैपिटल के भी यहाँ पर क्रेडिट कर डाले। वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इससे अगली कहानी हमारी सामने आती है। पता चला कि वो इस बार क्या नहीं लेकर आ रहा है, ना कैश लेकर आ रहा है, ना चेक से पैसा लेकर आ रहा है। उसने कहा जी देखो ऐसा है, बिल्डिंग भी तो खरीदनी पड़ेगी, कोई शॉप भी तो खरीदनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, मैं अपनी पर्सनल बिल्डिंग को ही बिजनेस में ला देता हूँ, उसी में बिजनेस शुरू कर लेंगे। तो वो बिजनेस के लिए वो अपनी बिल्डिंग को ही उसने बिजनेस की बिल्डिंग बना दी, अपनी पर्सनल बिल्डिंग को। तो भाई ये क्या थी? ये भी एक एसेट थी, बिजनेस का एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, और अल्टीमेटली बिजनेस के मालिक ने ही तो ये लगाया है, तो इसका मतलब बिजनेस के मालिक की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कितने अमाउंट से? 10 लाख रुपए से 10 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई कैपिटल के रूप में, राइट। तो जो कैपिटल है बेसिकली वो हमारी इनसाइडर की तरफ लायबिलिटी होती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर कहानी कहाँ पहुंची? कैपिटल इंक्रीज हो गई, और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट कर दी जाएगी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आया, वो पता चला कि उसने कहा जी अपनी, मैं पर्सनल जो मेरी मोटर वैन है वो भी मैं बिजनेस में ले आता हूँ। तो बाहर से नई क्या खरीदनी, उसने मोटर वैन जब लाकर बिजनेस में खड़ी कर दी, तो भैया ये बिजनेस की हो गई, मोटर वैन का अकाउंट डेबिट हो गया 3 लाख रुपए से। ये भी वही कहानी है कि एसेट बढ़ रहा है, तो हमने उस एसेट को डेबिट कर दिया, और ये पैसा बिजनेस के मालिक ने लगाया है, दैट इज़ वाई इसकी वैल्यू को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि भाई 3 लाख की बिल्डिंग, 3 लाख की हमारी ये मोटर वैन की वैल्यू है, लेकिन ये बिजनेस के मालिक ने लगाई है, तो मालिक का 3 लाख रुपया देना बाकी है। देना बाकी है तो लायबिलिटी उसकी तरफ बढ़ गई, यानी कैपिटल का अमाउंट बढ़ गया। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है मेरे दोस्तों, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो गई। तो देखा जाए तो वो चारों की चार एंट्रीज अलग अलग इस तरीके से की जा सकती थी, और इकट्ठी करते तो सारे एसेट को एक ही बार में डेबिट कर लेते, और उसका जो टोटल है वो हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। वेरी 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 सिंपल। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने कैश से बिजनेस को उसकी शुरुआत की 80,000 रुपए से, तो हम क्या बोलेंगे जी? 80,000 रुपए से उसने बिजनेस की शुरुआत की है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश नाम का एसेट बढ़ गया, और ये पैसा बिजनेस के मालिक को हमने देना है, तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है। हमने 80,000 रुपए के इस कैपिटल के अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्या ये बात सभी को समझ में आई अच्छी तरह से? बोलो जी बोलो। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000 एंड शॉप ऑफ ₹6 लाख, यानी वो शॉप की बिल्डिंग को ले आया और साथ में 90,000 का कैश भी लाया, राइट। तो इसका मतलब ये दो चीजें इकट्ठी आ रही है हमारे पास, 90,000 का कैश, 6 लाख की शॉप, तो दो एसेट आ गए। एक तो आ गया जी कैश 90,000, एसेट बढ़ गया, तो हमने उस एसेट को बढ़ाने के लिए कर दिया है डेबिट, राइट। उसके अलावा बिजनेस में वो क्या लेकर आ गया? 6 लाख रुपए की शॉप बिल्डिंग ले आया, शॉप का बिल्डिंग अकाउंट बन जाएगा। ये दोनों ही हमने यहां पर क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। दोनों ही क्या है? एसेट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली पैसा देना किसे? हमने ये पैसा हमने देना है बिजनेस के मालिक को।
बिजनेस के मालिक का ही पैसा है, बिजनेस के मालिक को देना है, तो हमारी उसकी तरफ लायबिलिटी बनती है। जो बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। तो टोटल मिला के 6.9 लाख हो गया, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल हमेशा इंक्रीज होने पर क्रेडिट ही होती है। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो ये वाला भी हमारा काम हो गया है पूरी तरह से समाप्त। अगले क्वेश्चन में लिखा है जी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया कि बिजनेस को शुरू करते समय भी पैसा लगाया जाता है, बिगिन करते समय पैसा लगाया जाता है, और बिजनेस की शुरुआत जब हो चुकी है तो बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में उसने और एडिशनल कैपिटल लगाई, तो लगाया तो कैश ही, फिर से कैश अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और एडिशनल कैपिटल भी कैपिटल ही तो है, इसीलिए यहाँ पर फिर वही कहानी आ गई कि एसेट बढ़ गया इसीलिए उसे डेबिट किया, कैपिटल बढ़ गई इसीलिए हमने उसे यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो हमारे पास 50,000 रुपये का अमाउंट आ गया। ये 50,000 रुपये का कैश बढ़ गया, 50,000 रुपये की कैपिटल हमारी यहाँ पर बढ़ गई, राइट। चलिए, फिर लिखा है जी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने 5,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। पर्सनल यूज के लिए यानी ड्राइंग्स के लिए। ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। बिजनेस में से कैश जब चला जाता है तो कैश नाम का एसेट घट जाता है, और कैश नाम का एसेट जब घटेगा तो हमने उसे यहाँ क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसके कारणवश हुआ क्या, इसके कारण बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस हो गई। तो आप कैपिटल रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और आप अगर चाहें तो कैपिटल की जगह आप ड्राइंग्स अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। दोनों ही ठीक माने जाएंगे, समझे मेरी बात। तो चाहे आपने विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपये जो किया, ये 5,000 रुपये एक तरफ तो ये एसेट रिड्यूस हुआ, करेक्ट, दूसरी तरफ कैपिटल रिड्यूस हुई, और कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट होती है। कैपिटल रिड्यूस होने से ड्राइंग्स बढ़ जाती है, और ड्राइंग्स बढ़ने पर डेबिट होती है, राइट। तो देखा जाए तो आप इन दोनों में से कुछ भी डेबिट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसमें ड्राइंग को डेबिट करिए, बजाय कैपिटल को डेबिट करने के आप ड्राइंग्स को डेबिट करिए, दैट वुड बी गुड। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट है। हम लिखेंगे क्या, ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट अब आपके सामने लेकर आता हूं। लिखा है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज एक तरह से उसकी शॉर्ट फॉर्म थी, और यहां पर तो कुछ लिखा नहीं था उसने कि विड्रॉ क्या किया है, कुछ नहीं लिखा, तो हमने ये मान लिया कि ये कैश था। लेकिन अगले ही पॉइंट में उसने लिख दिया कि कैश विड्रॉ नहीं किया, उसने गुड्स को विड्रॉ कर लिया। यानी जो सामान गुड्स का हमारे पास जब हम खरीदते हैं, जिसमें भी हम डील कर रहे हैं, उन्हें खरीदते वक्त परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। परचेज के अंदर सारा का सारा पैसा जो हमने परचेज को हमने यहाँ पर डेबिट किया हुआ है, वो सारा का सारा जितना अमाउंट गुड्स का था जो कि पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गया, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज के केस में जो भी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है उसके कारण तो ड्राइंग्स डेबिट होंगी। कैपिटल घटेगी, ड्राइंग्स ने तो डेबिट होना ही होना है। अगर कैश नाम का एसेट गया तो कैश क्रेडिट कर दो, कैश की जगह गुड्स चली गई तो भैया जो हमने परचेजेस डेबिट की हुई थी, परचेज क्या होता है, खर्चा, वो परचेजेस घट गई, खर्चा घट गया, इसीलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाला तो ड्राइंग्स ने तो डेबिट होना ही होना है। यहां पर पर्सनल यूज के लिए 4,000 का सामान निकाल लिया, तो किसी भी हाल में ड्राइंग्स अकाउंट ने तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि इसके कारण कैपिटल रिड्यूस होती है, और कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट कर दी जाती है, राइट। ये तो बड़ा सिंपल सा खेल है जी। लेकिन गया क्या, अगर कैश जाता तो मैं टू कैश अकाउंट लिख देता, कैश नाम का एसेट घट जाता। लेकिन इस वक्त उसने हमारी गुड्स ही निकाल ली, बिजनेस के अंदर जो सामान हमने बेचने के लिए लिया था उसी को निकाल लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू,
परचेजेज अकाउंट। तो जो परचेजेज अकाउंट है वो परचेज अकाउंट क्या है जी, वो परचेज अकाउंट जो है वो हमारा खर्चा था। वो खर्चा अब हमारा घट गया। क्यों खर्चा घट गया? क्योंकि पहले हमने गुड्स को खरीदा था बिजनेस के लिए कि बिजनेस में इन सामान को बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो तो बिजनेस के मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो वो हमारा एक्सपेंस घट गया, और अगर एक्सपेंस घट गया तो एक्सपेंस रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। घर के खर्चों के लिए कैश पे किया। अरे बिजनेस में तुम में से तुमने पैसा निकाल के घर के खर्चों के लिए 1,000 रुपये लगा दिए, तो वो भी तो ड्राइंग्स है। तो जब भी आप पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे किसी भी हाल में वो कहलाएंगी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट होती ही होती हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल इसके कारण रिड्यूस हो जाती है, और कैपिटल में रिडक्शन हमेशा डेबिट कर दी जाती है। लेकिन इस बार निकाला क्या? इस बार घर के खर्चों के लिए कैश निकाला, तो टू कैश अकाउंट। कैश नाम का जो एसेट था वो रिड्यूस हो गया, इसीलिए हमने उसे यहाँ कर दिया है क्रेडिट। 1,000 रुपए की ड्राइंग्स थी, कैश नाम का एसेट हमारा यहाँ से चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे लेके चलता हूं आपको, और यहां लिखा क्या है, बॉट वॉशिंग मशीन फॉर पर्सनल यूज। अब वॉशिंग मशीन नहीं आने वाली। वॉशिंग मशीन अगर आई है पर्सनल यूज के लिए आई है तो भाई खरीदी है ना, पैसे देकर ही तो खरीदी होगी। तो क्या वॉशिंग मशीन का अकाउंट कोई बनना चाहिए? नो। कोई वॉशिंग मशीन बिजनेस का एसेट थोड़ी है, उसने तो घर के लिए खरीदा है। घर के लिए खरीदा है तो वो ड्राइंग्स है। इसके कारण ड्राइंग्स सीधा सीधा हमारी घट गई। 3,000 रुपए की ड्राइंग्स थी जो कि रिड्यूस हो गई। तो हमने कहा ठीक है, ड्राइंग्स तो हैं ही, तो उन्हें डेबिट तो करना ही है। चाहे आपने कैश निकाला, चाहे चेक से निकाला, चाहे गुड्स निकाली, चाहे घर का कोई आपने खर्चा दिया, किसी भी हाल में कैपिटल तो यहाँ पर रिड्यूस होगी, और कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट होती है। वेरी वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास से गया क्या? क्वेश्चन में लिखा था कि वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसा बिजनेस में से दिया गया, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी गई वॉशिंग मशीन। तो पर्सनल यूज़ हो गया ड्राइंग्स, और वॉशिंग मशीन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिजनेस में से पैसा निकाल करके ही दिया होगा तभी वॉशिंग मशीन आई होगी। इसीलिए क्रेडिट कर दिया जाएगा कैश अकाउंट को। वॉशिंग मशीन का नाम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वॉशिंग मशीन कोई बिजनेस के लिए एसेट नहीं खरीदा। बिजनेस के लिए खरीदा होता तो वही वॉशिंग मशीन डेबिट होती। सर वॉशिंग मशीन बिजनेस में भला क्या करेंगे? क्या बिजनेस में सारे एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे आओ जी आओ कपड़े धो? ऐसे नहीं भाई, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा लॉन्ड्री का बिजनेस हो, ठीक है कि नहीं, हमारा लॉन्ड्री का बिजनेस हो, तो उस केस में वॉशिंग मशीन हमारे लिए एसेट बन जाएगी। मगर यहाँ पर नहीं, ये पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं है ये। तो जो वॉशिंग मशीन यहाँ ख़रीदी गई 3,000 रुपए की, वो उसका पर्सनल यूज़ है, इसीलिए 3,000 की हमने यहाँ ड्राइंग्स दिखाई हैं। और बिजनेस में से तो कैश चला गया, एसेट रिड्यूस हो गया। एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो अब चलता हूँ मैं अपने अगले पॉइंट की ओर। लिखा क्या है, परचेज्ड बाइक फॉर सन ऑफ द ओनर। ओनर के बेटे के लिए बाइक खरीदी गई 2,000 रुपए की। तो भाई फिर वही कहानी, बिजनेस में से तो कैश चला गया ना, बिजनेस में से कैश 2,000 रुपए चला गया। और जो बाइक आई है वो बिजनेस की नहीं है, प्लीज कीप इट इन माइंड। हमने इस एसेट को क्रेडिट कर दिया, कैश चला गया। जो बाइक आई है वो बिजनेस के लिए नहीं आई, वो उसके घर के यूज के लिए आई है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो उसने अपने बेटे के लिए किया। तो फिर हम बोलेंगे कि जो भी पर्सनल के लिए आप पैसा निकालो, कैश निकाल के घर ले जाओ, चेक से पैसा निकाल के घर ले जाओ, या बिजनेस से ही कैश निकाल के कोई सामान खरीदा और सामान खरीद के घर ले जाओ, माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी ऐसा ही होगा। ड्राइंग्स तो डेबिट होनी ही होनी है, किसी भी हाल में ड्राइंग्स तो डेबिट होनी ही होनी है। कैपिटल हमारी रिड्यूस हो गई, रिडक्शन इन कैपिटल इज डेबिटेड। वेरी वेरी सिंपल। तो ये लीजिए,
पेड रेंट फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ द ओनर। अब देखो, वैसे रेंट अगर बिजनेस का होता तो बिजनेस का खर्चा कहलाता, हम रेंट को डेबिट करते हैं, लेकिन ये तो उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का है, उसके घर का खर्चा है ये, उसके घर का खर्चा। तो फिर ये क्या हो गया, ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया, 10,000 रुपए की ड्राइंग्स मान ली जाएगी, और हमने अपने पास से तो पैसा पे कर दिया, सीधी सीधी बात है। तो ये लीजिए, कैश बिजनेस से चला गया, एसेट रिड्यूस हो गया, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग्स को हम यहां पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो उसके घर का रेंट दिया जा रहा है वो उसका पर्सनल खर्चा है, इसके कारण हम कहेंगे तुम्हारी कैपिटल घट गई भैया, और कैपिटल घटने से डेबिट होती है। हमने ये कह दिया कि ये सारा पैसा 10,000 रुपए का अमाउंट जो है ये तुम्हारे पर्सनल खर्चे में गया, क्योंकि तुम्हारे घर का रेंट जो है वो हमारे बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस के खर्चे अलग रखेंगे, तुम्हारे पर्सनल खर्चों को सीधा ड्राइंग्स में डाल देंगे कि तुमने अपनी कैपिटल का पैसा निकाल लिया, उसे बिजनेस में नहीं डाला जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, पिछले चैप्टर में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिटेल में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। क्या सबको ये बात याद है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ओनर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को अलाउ कर दिया, 3,000 रुपया हमने ओनर को अलाउ कर दिया। अगर हमने 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ओनर को अलाउ कर दिया तो बिजनेस के लिए तो वो खर्चा हो गया, बिजनेस के लिए वो खर्चा हो गया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर डाला। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट कर दिया जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने आपको ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि ये पैसा हम कैश में नहीं देते। हम कहते हैं ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था, हमने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 देना है, हमने अलाउ किया है, ये ओनर को हमने 3,000 रुपये अलाउ किए हैं, और बिजनेस के लिए ये 3,000 रुपये खर्चा है, हमने खर्चा डेबिट कर दिया। लेकिन कैश में पे ना करके हम इसकी सारी एडजस्टमेंट उसके अकाउंट में कर देते थे कि भाई हमने तुम्हें पैसा देना है, कैपिटल का पैसा देनी है, ये लो, उसमें कुछ और ऐड कर दिया, यानी हम कैपिटल तुम्हारी बढ़ा देते हैं, हमारी जो देनदारी है तुम्हारी तरफ, हमने उस देनदारी को बढ़ा लिया, यानी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, राइट। तो पहली जो भी देनदारी बनती थी उससे ज़्यादा देनदारी अपने रख ली कि हमने तुम्हारे पहले कैपिटल के इतने पैसे देने थे, अब इंटरेस्ट और देंगे। बिजनेस में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है खर्चा है, खर्चा होने के कारण हमने उसे डेबिट किया, लेकिन ये कैश में नहीं देते, हम कहते हैं तुम्हारे अकाउंट में ही ऐड कर देंगे, कैपिटल में ही ऐड कर देंगे, यानी कैपिटल ही बढ़ा देंगे, और कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होती है। लाइकवाइज मैंने लास्ट चैप्टर में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सारा खेल समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है जो कि हम ओनर से चार्ज करेंगे। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। 2,000 रुपए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो रही है और इनकम इंक्रीज होते समय क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमने उसे यहां पर कर दिया है क्रेडिट, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कर दिया है क्रेडिट 2,000 रुपये, लेकिन ये पैसा हमने बिजनेस के मालिक से लेना है, लेना है तो उससे कैश नहीं ले रहे, उसकी कैपिटल में से ही निकाल रहे हैं। कैपिटल में से वही पैसा निकाल लोगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट होती है, तो इसीलिए हमने यहां पर कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर डाला। अब एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस की, हमने उस इनकम को क्रेडिट किया है और कैपिटल को रिड्यूस किया है। तो ध्यान रखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट की जगह, क्योंकि यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, आप चाहें तो यहां पर ड्राइंग्स भी डेबिट कर सकते हैं। कई बुक्स में आपको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नजर आएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, परफेक्टली फाइन, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रही है।
राइट, कैपिटल रिड्यूस होने पर डेबिट होती है, और ड्राइंग्स भी वही है, डेबिट हो रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने तुमसे लेना है, इनकम हमारी बढ़ गई, हम ये पैसा तुम्हारी कैपिटल में से निकालेंगे, कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए डेबिट किया जाता है, और ड्राइंग्स भी कैपिटल को रिड्यूस ही करती है। इसीलिए ऐसा आपको देखने में आएगा कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों तरह की एंट्रीज आपको नजर आ सकती हैं, और ये दोनों सही हैं, ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, उससे जुड़ी हुई सारी की सारी जर्नल एंट्रीज यहां पर कर डाली। अभी हमारी और भी कैटेगरीज शामिल हैं, परचेज से जुड़े, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स, अभी ये सारा काम लेवल 1 पे बाकी है। लेवल 1 हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इजी है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक बनेंगी। लेवल 2 में थोड़ा सा एक लेवल अप जाएंगे हम, राइट। तो ये सेशन मैं यहीं पर करता हूँ समाप्त। एसेट से लेकर कैपिटल तक के वो 5 एलिमेंट्स के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अच्छी तरह से इनको लिख लिख कर देख लीजिए, स्पीड बना लीजिए, तभी अगले सेशन पर जाइएगा, राइट। अगले सेशन पर जाने से पहले इसको परफेक्ट कर लो, तभी अगला सेशन देखना। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।